अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर में हम देखेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक देखे थे, जिसका नाम था वायरलेस नेटवर्क जनरेशंस, यानी 1G में क्या था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन से स्टैंडर्ड्स थे, कौन सी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर 2G में क्या हुआ, 2G डिजिटल कैसा बन गया, फिर 2.5G में क्या हुआ, 2.7G में क्या हुआ, 3G में क्या हुआ, 4G में क्या हुआ। यानी ये जनरेशन्स क्यों आई, एक के बाद एक जनरेशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हर एक जनरेशन का एक पर्टिकुलर गोल था, वो क्या था, वो हमने डिस्कस किए थे। हर जनरेशन में अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्री के अंदर। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा कवरेज किया, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जिनके पास थे, वो जो मोस्ट फेमस सर्विसेज जो थे, जो स्टैंडर्ड्स जो थे, उसको हम अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और उसको कहते हैं मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स। ठीक है। इनके नाम्स में एक बार आपको बता दूं, प्रीवियस स्लाइड में ये जनरेशन वाइज यहाँ पर स्टैंडर्ड्स है। जैसे 1G के अंदर ये चार जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, 2G में ये दो ज़्यादा फेमस हुए थे, 2.5G यानी GSM का जो एडवांसमेंट था वो हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा और GPRS के फॉर्म में आया था। फिर 2.7G में और आया था यहाँ पर, यानी ये 2.5G और 2.7G में डेटा के ऊपर ज़्यादा काम हुआ था। फिर 3G का एक पर्टिकुलर गोल था, जिसको उन्होंने नाम दिए थे IMT 2000, और CDMA का एडवांस वर्जन आया था WCDMA, और 4G में सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स में से, ये स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पर इस लेक्चर में थोड़ा ब्रीफ देखेंगे। तो ये जो है वो सब के सब क्या है, मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे वायरलेस नेटवर्क जनरेशंस, 1G 2G 2.5G एंड सो ऑन। ठीक है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक, लेट वी स्टार्ट द मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो जिसमें से पहला स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, AMPS, या आप कोई कोई बुक के अंदर इसका नाम एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम भी रहेगा। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है वो। ठीक है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा ऊपर भी देख चुके थे। वो क्या था कि भाई ये कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज़ करता है, FDMA टेक्निक यूज़ करता है, कौन सी कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किए थे, तो US में इम्प्लीमेंट किए थे। कौन से साल में इम्प्लीमेंट किए थे, तो 1982 और 83 अप्रोक्सीमेट, यानी लेट 82 और इन द बिगिनिंग ऑफ 83, ऐसा उसको इम्प्लीमेंट किए थे। उसको कितना बैंडविथ मिला था, 40 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविथ मिला था। 40 में 40 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविथ है, मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। ये बैंडविथ कौन से स्पेक्ट्रम में से उनको निकाल के दिए थे, तो 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसमें से ये 40 मेगाहर्ट्ज़ इनको अलोकेट किया गया था। ठीक है। तो इस 40 मेगाहर्ट्ज़ को उन्होंने डिवाइड किए और उन्होंने क्या बनाए, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज बनाए, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियो चैनल्स कहते हैं। ठीक है। हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क आता है ना, तो हर यूज़र जब एक कॉल लगाता है तो उसको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, जिसके ज़रिए से उसकी वॉइस मोबाइल से नेटवर्क में जाकर सामने वाले यूज़र तक पहुंचती है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं चैनल्स, या रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो ये टोटल बैंडविथ में से एक स्पेक्ट्रम अलोकेट किया जाता है हर स्टैंडर्ड को, और वो स्पेक्ट्रम हर एक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल का बैंडविथ जो है वो अलग अलग होता है। जैसा कि फ़िलहाल यहाँ पर ये AMPS है, तो इसकी एक रेडियो चैनल का जो स्पेक्ट्रम है वो कितना था, 30 किलोहर्ट्ज़, 30 किलोहर्ट्ज़ था। तो ये 40 मेगाहर्ट्ज़ में से ये 666 चैनल जो है वो किस तरीके से बने, तो इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। और ये कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन फिर GSM में भी काम आएगा, NAMPS में भी काम आएगा, और हर नेटवर्क में वो काम आएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का एक साथ दिया हुआ है। पहले ये जो 40 मेगाहर्ट्ज़ जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कि इनिशियली इनको कितना मिला था, 40 मेगाहर्ट्ज़ मिला था। ठीक है। तो ये 40 मेगाहर्ट्ज़ में से 666 चैनल्स जो है वो किस तरीके से बने। अब ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है, ठीक है, ये टोटल बैंड है। अब इसमें जब भी एक वॉइस कॉल लगता है, यानी जब भी हम कॉल करते हैं, तो दो फ्रीक्वेंसी लगती है। ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी हमारा वॉइस लेकर जाने के लिए, जिसको अपलिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और सामने वाला जो बोल रहा है उसके आवाज़ सुनने के लिए एक फ्रीक्वेंसी लगती है, जिसको डाउनलिंक कहते हैं। अपलिंक मतलब मोबाइल से जो बेस स्टेशन पर जाती है, और डाउनलिंक मतलब जो बेस स्टेशन से मोबाइल पर आती है। टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है।
वन वे कम्युनिकेशन तो है नहीं, या वॉकी टॉकी के जैसा भी नहीं है कि आप बटन दबाएंगे फिर आप बोलेंगे तो सामने वाले को सुनाई देगा, बटन नहीं दबाएंगे तो नहीं सुनाई देगा। बटन दबाना मतलब क्या करना है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आप सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो उस टाइम पे फ्रिक्वेंसी आपके पास रहती है, मतलब आप जो बोलते हो वो उस फ्रिक्वेंसी में मॉड्यूलेट होके ट्रैवल करके जाता है और सामने वाले को सुनाई देता है। तो मोबाइल में भी ऐसे ही है, मगर मोबाइल में टू वे कम्युनिकेशन है। आप जो बोलते हैं उसको एक फ्रिक्वेंसी लेके जाती है और सामने वाला जो बोल रहा है वो वहाँ से आने के लिए एक फ्रिक्वेंसी लगती है। तो आपके वॉइस को लेके जाने वाली फ्रिक्वेंसी अपलिंक, और वहाँ से सामने वाले पर्सन का वॉइस लेकर आने वाली एक फ्रिक्वेंसी है जिसको डाउनलिंक कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉल के लिए दो फ्रिक्वेंसी लगती है। ठीक है, जिसको फ्रीक्वेंसी का पैर भी कहते हैं। पैर मतलब जोड़ी हो गई दो। ठीक है, तो ये 666 चैनल किस तरीके से बने, तो यहाँ पर इसका एक सिंपल कैलकुलेशन आप यहाँ पर ध्यान रखिए। 40 मेगाहर्ट्ज़ का टोटल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब उसमें 20 मेगाहर्ट्ज़ उन्होंने किसके लिए ले लिया, अपलिंक यानी मोबाइल टू बेस स्टेशन, और 20 मेगाहर्ट्ज़ डाउनलिंक यानी सामने वाले जो बोल रहा है उसका वॉइस सबसे पहले कहाँ पर आएगा, बेस स्टेशन पर आएगा, बेस स्टेशन से आपके पास आएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो 20 मेगाहर्ट्ज़ जो अपलिंक के लिए है, 20 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो डाउनलिंक के लिए है। तो 20 मेगाहर्ट्ज़ इज कन्वर्टेड इनटू 20 किलोहर्ट्ज़। हमने उसको क्या कर दिया, सिंपली मेगाहर्ट्ज़ से उसको किलोहर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो मेगाहर्ट्ज़ यानी 10⁻3, तो 3 जीरो आ गए। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारा जो एक सिंगल चैनल का जो बैंडविड्थ है वो किस में है, किलोहर्ट्ज़ में। तो दोनों का यूनिट सेम रहेगा, तो हमको जो भी मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है तो उसमें यूनिट का कोई इशू नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमने इसको किलोहर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लिया। एक सिंगल चैनल का बैंडविड्थ कितना है हमारा, 30 किलोहर्ट्ज़ का है। तो हमने ये टोटल बैंडविड्थ को सिंगल चैनल के बैंडविड्थ से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ टोटल चैनल अवेलेबल इज़ 20,000 किलोहर्ट्ज़ डिवाइड बाई 30 किलोहर्ट्ज़। तो ये आप कैलसी में डालेंगे तो ये आंसर आएगा 666.66। तो 0.66 जो फ्रैक्शनल है उसको कंट्रोल चैनल के लिए उन्होंने हटा लिए, मतलब अप्रोक्सीमेट हमको 666 नंबर ऑफ चैनल यानी 666 नंबर ऑफ चैनल्स मिलेंगे हमको अपलिंक और डाउनलिंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब ये वाला कैलकुलेशन किसका है, ये वाला कैलकुलेशन जो है वो जब बाद में उनको, जब ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है वो पूरा नहीं हो रहा था, इनसफिशिएंट लग रहा था, यूज़र बढ़ते जा रहे थे, यूज़र का डिमांड ज़्यादा था और उनके पास बैंडविड्थ कम पड़ रहा था, तो एक्स्ट्रा उनको 10 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ दिया गया जिसको उन्होंने एक्सपांडेड स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। ठीक है, जिसमें उनके कितने चैनल बने, 832। अब जाहिर सी बात है जब पहले 40 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ था तो 666 चैनल बने, अब उसमें +10 हो गया यानी टोटल बैंडविड्थ अभी 40 के बदले कितना हो गया, 50 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, तो नंबर ऑफ चैनल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर 40 + 10 50 मेगाहर्ट्ज़ का टोटल स्पेक्ट्रम था, तो अपलिंक के लिए 25 मेगाहर्ट्ज़, डाउनलिंक के लिए 25 मेगाहर्ट्ज़। हमेशा ये इक्वल्स सेग्रीगेशन रहता है, डिवाइडिंग फैक्टर जो रहता है अपलिंक और डाउनलिंक का सेम बैंडविड्थ का फ्रीक्वेंसी रहता है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि भाई अपलिंक के लिए 30 मेगाहर्ट्ज़ रखो और उसके लिए 20 मेगाहर्ट्ज़ रखो, इस तरीके से 50 मेगाहर्ट्ज़ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा याद रखिए अपलिंक डाउनलिंक के लिए जो फ्रीक्वेंसी डिवाइड की जाती है वो इक्वल होती है। अब यहाँ पर जैसे हमने 20 मेगाहर्ट्ज़ को किलोहर्ट्ज़ में कन्वर्ट किए थे उसी तरीके से 25 मेगाहर्ट्ज़ को हमने किलोहर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया 25,000 किलोहर्ट्ज़। सिंगल चैनल बैंडविड्थ जो है वो 30 किलोहर्ट्ज़ का ही है, वो तो बैंडविड्थ कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही रखा उन्होंने। नंबर ऑफ टोटल चैनल्स अवेलेबल अब कितने हो गए, 25,000 किलोहर्ट्ज़ को हमने डिवाइड कर दिया एक सिंगल चैनल बैंडविड्थ से, दैट इज़ 30 किलोहर्ट्ज़। तो ये आंसर आएगा आपका कैल्सी में। तो जिसमें से 1.33 उन्होंने फ्रैक्शनल कंट्रोल चैनल के लिए अलग से निकाल लिया और अप्रोक्सीमेट 832 चैनल्स उनके पास अपलिंक और डाउनलिंक के लिए यूज़ करने के लिए हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इनका कैलकुलेशन है। दूसरा यहाँ पर आगे चलते हैं, उन्होंने इसका बैंड भी दिया है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी बैंड्स फॉर AMPS सिस्टम इज़ 824 to 849 मेगाहर्ट्ज़। ये क्या है, अपलिंक है। अपलिंक मतलब मोबाइल से बेस स्टेशन, बेस स्टेशन को क्या कहते हैं, BTS, बेस ट्रांसरिसीवर सिस्टम। 1G में सिर्फ BS बोलते थे, बेस स्टेशन। 2G से उसका नाम क्या हो गया, 2G, 2.5G, 2.7G में उसका नाम क्या हो गया, BTS, बेस ट्रांसरिसीवर सिस्टम या सब सिस्टम। ठीक है, अपलिंक का और एक नाम है, वो क्या है, रिवर्स लिंक। ठीक है, अपलिंक मतलब मोबाइल से बेस स्टेशन, और आप क्या कह सकते हो, रिवर्स लिंक भी कह सकते हो। उसी तरीके से 869 मेगाहर्ट्ज़ से 894 मेगाहर्ट्ज़ क्या है, डाउनलिंक। डाउनलिंक ये अपलिंक था तो ये डाउनलिंक है।
ये MS टू BTS था, यानी मोबाइल स्टेशन से BTS था, तो ये BTS से मोबाइल स्टेशन है। ये रिवर्स लिंक है, तो ये क्या है, फॉरवर्ड लिंक है। यहाँ पर तीन चीज़ें एक साथ क्यों दी गई है, क्योंकि अलग अलग आंसर के अंदर, अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, टर्मिनोलॉजी अलग होगी मगर मीनिंग एक ही होगा। तो आप अपलिंक बोलो या रिवर्स लिंक बोलो, एक ही बात है। उसी तरीके से आप डाउन लिंक बोलो या फॉरवर्ड लिंक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 824 से 849, यानी 849 में से 824 आप माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा। चलो कैलसी निकालेंगे, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, आप भी कैलसी निकालिए। कितना है, कितना आंसर आया। बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, सिंपल, हमको यहाँ पर कोई साइन का मायने नहीं है, बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है। तो 849 माइनस 824 इक्वल टू 25 मेगाहर्ट्ज़, यानी ये हमारा जो बैंडविड्थ है ये कितने का है, 25 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ है। ठीक है, ये एक आप डिटेल में देख लेंगे तो यही सेम चीज़ आपको GSM में भी काम आएगी, सिर्फ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अलग रहेगी, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेगा। उसी तरीके से डाउनलिंक का बैंडविड्थ भी हम देख लेते हैं, कितना है, 894 में से 869 निकालो, 894 माइनस 869 इक्वल टू 25 मेगाहर्ट्ज़, यानी दोनों बैंडविड्थ क्या है, सेम है। अब और एक पॉइंट यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ये चैनल सेपरेटेड बाय 45 मेगाहर्ट्ज़, इसका क्या मतलब है, मतलब अपलिंक और डाउनलिंक में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो कितने का है, 45 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो 45 मेगाहर्ट्ज़ कैसा आएगा आंसर, तो अपलिंक की जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है उसको डाउनलिंक की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी में से माइनस करो। ठीक है, अपलिंक की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी ये है, डाउनलिंक की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी ये है, तो 824 सॉरी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 869 माइनस 824 45 आ गया। ये जो बोल रहा है यहाँ पर ये 45 मेगाहर्ट्ज़, तो 45 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर आ गया ना हमारा आंसर। अगर आपको और वेरीफाई करना है तो अपलिंक की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें से डाउनलिंक की लास्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करो, तो भी 45 का ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यानी आप स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करो या दोनों के लास्ट फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करो, 45 मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस रहेगा ही। 894 माइनस 849 840 आ गया 45। ठीक है, GSM में भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ अलग रहेंगे। तो ये AMPS था। ठीक है, जो कैलकुलेशन समझ में आया कि 666 चैनल किस तरीके से बने या 832 चैनल किस तरीके से बने। आपके आंसर्स में ये सब वैल्यू होनी चाहिए कि भाई डेटा रेट 10 kbps का था, फ्रीक्वेंसी अपलिंक कितना था, डाउनलिंक कितना था, नंबर ऑफ चैनल इतने थे, FDMA टेक्निक यूज़ करते थे, 45 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ सेपरेटेड था। अब NMPS आया, NMPS यानी उन्होंने क्या किया, N मतलब क्या है, नैरो बैंड, ये AMPS का वर्जन है। AMPS मतलब एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विसेज या सिस्टम, उसका फुल फॉर्म वही है। आगे क्या आ गया, N स्टैंड्स फॉर नैरो बैंड। नैरो बैंड यानी क्या, नैरो बैंड किया उन्होंने, एक सिंगल रेडियो चैनल जो है वो 30 किलोहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा था, उन्होंने उसको कम करके कितना कर दिया, 10 किलोहर्ट्ज़ का कर दिया। कितना कर दिया, 10 किलोहर्ट्ज़ का, यानी 1/3 कम हो गया सीधा। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 30 आएगा ना, 3 टाइम ज़्यादा था, उन्होंने उसको कितना कर दिया, 10 किलोहर्ट्ज़ का कर दिया। तो नंबर ऑफ रेडियो चैनल जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए। नंबर ऑफ रेडियो चैनल जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए। आइए इसका भी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ NMPS। बैंडविड्थ इज सेम, मतलब 25 मेगाहर्ट्ज़ फॉर अपलिंक एंड 25 मेगाहर्ट्ज़ फॉर डाउनलिंक। 25 मेगाहर्ट्ज़ इज कन्वर्टेड इनटू किलोहर्ट्ज़। फिर नंबर ऑफ टोटल चैनल्स अवेलेबल इज 25,000 डिवाइड बाय, हमने पिछले वाले इसमें क्या किए थे, 30 किए थे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये 30 कितना हो गया, 10 किलोहर्ट्ज़ हो गया, यानी डिवाइडिंग फैक्टर कम हो गया। तो ये 25,000 डिवाइड बाई 10 मतलब ये कितना हो गया, 2,500, यानी नंबर ऑफ चैनल्स अभी हमको कितने मिल रहे हैं, 2,500। पहले हमको कितने मिल रहे थे, 832 मिल रहे थे। तो अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स जो है क्या हो गया, 3 टाइम्स जो है, 3 टाइम्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, 3 फोल्ड बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स जो है वो नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स क्या हो गए, हमारे पास बढ़ गए। कहाँ पर,
हमको 832 रेडियो चैनल्स थे, उसके बदले अभी अप्रोक्सीमेट 2500 रेडियो चैनल्स हो गए, यानी उतने ज़्यादा यूज़र को हम अब फ्रिक्वेंसी दे पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एडवांटेज क्या मिला हमको, द सिस्टम कैपेसिटी इज़ इंक्रीज। अगर आपको कोई पूछे कि एन एम पी एस और ए एम पी एस में क्या डिफरेंस है, तो एन एम पी एस में सिस्टम कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। किस तरीके से इंक्रीज़ हो गई, तो क्योंकि उसके अंदर जो इंडिविजुअल चैनल बैंडविड्थ था वो 30 किलोहर्ट्ज़ से कम करके कितने का कर दिया हमने, 10 किलोहर्ट्ज़ का कर दिए। तो नंबर ऑफ़ रेडियो चैनल बढ़ गए, नंबर ऑफ़ रेडियो चैनल बढ़ गए तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स को हम ज़्यादा असाइन कर पाएंगे, ज़्यादा लोग हमारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकेंगे और कंपनी को रेम्यूनरेशन मिलेगा। आई बात समझ में, एएमपीएस और एनएमपीएस, बाकी सब चीज़ें जो है वो सेम रहेगी, स्पेक्ट्रम सेम रहेगा, बैंडविड्थ का जो डिफरेंस था सेपरेटेड बाय 1045 मेगाहर्ट्ज़, डेटा रेट जो है वो आपका 10 के बीपीएस एफडीएमए टेक्निक यूज़ करता है, बाकी एवरीथिंग इज़ सेम। सिर्फ डिफरेंस जो है वो ये है कि भाई 3 टाइम्स क्या हो गया, सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। तो ये था एएमपीएस और एनएमपीएस, दो स्टैंडर्ड्स थे 1G के जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। उसके बाद 2G का स्टैंडर्ड हम IS-95 CDMA और GSM स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नहीं तो ये वीडियो लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह।